वेलकम टू आवर एपिसोड 2 ऑफ साइनो इंडिया वॉर 1962। ये हमारा इंडिया इज बिकॉज ऑफ देम सीरीज का पार्ट 2 है। ये वर्षा, मैं मधु, हम दोनों टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स से हैं। नमस्ते। हमने आपको हमारे लास्ट एपिसोड में बताया था ये वॉर के मेन रीजंस, उनके इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या गलतियां हुई, रिएक्शन क्या थे लीडर्स के, मिलिट्री के, और ये वॉर कैसे रिजल्ट हुआ। यह एक फैक्ट है कि इंडिया ने आज तक कोई भी देश पे वॉर की पहल नहीं की है। इंडिया ने अपने हक के लिए, राइट के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। साइनो इंडिया वॉर 1962 भी एक ऐसी ही दास्तान है जिसमें इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी क्लेम करने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। ये कुछ स्टेप्स हैं, इवेंट्स हुए थे, उनके बारे में हम बताएंगे आपको। 1950 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर लिया और उसे अपने कंट्री का पार्ट बना लिया। ऑफ कोर्स इससे इंडिया चाहता था कि एक पीसफुल फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे, पर चाइना ने जल्दी से अक्साई चीन के बॉर्डर पे अपने ट्रूप के तैनात लगा दी। फिर 1954 में पंचशील ट्रीटी साइन की दोनों कंट्रीज ने, जिसमें इंडिया ने चाइना एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना तिब्बत रूल करेगा। तो इतना तिब्बत को चाइना रूल करेगा। फिर 1956 में चाइना ने अक्साई चीन से जाती हुई एक रास्ता बनाया जो जिंगजियांग और तिब्बत को कनेक्ट कर रही थी। ऑब्वियसली इंडिया इस बात से खुश नहीं था। और फिर 1959 में दलाई लामा ने, क्योंकि चाइनीज़ फोर्सेस का बहुत प्रेशर था उनके ऊपर और उनको ऐसे लग रहा था कि उनको अरेस्ट कर लेंगे, तो उनने तिब्बत छोड़ के इंडिया में शरण ली और इंडिया ने उनको असाइलम दिया। इस बात से चाइना वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया तिब्बत के ऊपर राज कर लेगा या तिब्बत के पार्ट बनाना चाहता है। तो ऐसा 1959 में हुआ था। फिर सितंबर 1959 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया और उसमें अक्साई चीन जो लद्दाख है और नेफा को अपनी चाइनीज टेरिटरी में दिखाया कि ये हमारा पार्ट है। तो ऑब्वियसली इंडिया ने इस बात को एक बहुत कड़क शब्दों में, नेहरू जी ने उनको बोला कि नहीं, ये इलीगल है, ये सब हमारे इंडिया का पार्ट है, ये सब एरिया इंडिया के अंडर आता है। ये दोनों देशों के बीच में ये सब ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगी। हमारे दोनों देश के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पर कोई रास्ता नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं निकला और वो दोनों कोई भी एक सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे और जो रिश्ते थे वो खराब से खराब होते गए। चाइना और इंडिया के बीच में रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए। चाइना ने उसके बाद इंडिया पे बिना वार्निंग दिए अटैक कर लिया एंड इंडिया वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर। और ये 20 अक्टूबर 1962 को हुआ। चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और उन्होंने 2 फ्रंट पे अटैक किया। एक था अक्साई चीन और दूसरा था त्वांग डिस्ट्रिक्ट पे, और एक और तीसरी जगह थी सिक्किम में नाथुला पास पे भी उनने अटैक किया था, वहां पे भी किया था। और सिक्किम जो है वो एक्चुअली एक किंगडम था। वो इट वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया वो स्टेट, इंडिया इज टू प्रोटेक्ट इट एज अ स्टेट। तो एक इंडिया से गलती हुई थी कि इंडिया असफल रहा ये वॉर को एंटिसिपेट करने में। वो हर वक्त सोचते रहे कि नहीं, हम शांति अमन चाहते हैं करके, तो इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं था। तो इसकी वजह से उनके इंडिया के 20,000 सोल्जर्स को चाइना के 80,000 सोल्जर्स से लड़ना पड़ा। चाइना ने जब 20 अक्टूबर को अटैक किया और 24 अक्टूबर तक रेजांगला लद्दाख में और त्वांग डिस्ट्रिक्ट को पे उनने पूरा कब्जा कर लिया था। वो बॉर्डर के पार आ गए थे। चाइना 16 किलोमीटर हमारे बॉर्डर के अंदर घुस चुका था और दौलत बेग ओल्डी जो है वो वहां से इंडिया ने विथड्रॉ कर लिया था। ये वॉर जो है हमारे सोल्जर्स इन्हें लड़े और उनकी कितनी दिक्कतें आई थी ये सब वॉर लड़ने में।
तो वर्षा मैडम, इसके बारे में कुछ बताइए। यस। वर्षा मैम, जैसे हमने भी बात की थी हमारे लास्ट वीडियो में कि चाइना ने इंडिया को 2 फ्रंट से अटैक किया था। एक था रेजांगला, लद्दाख में। तो वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनने वो वेदर में, इतने एक्सट्रीम वेदर में, और जैसे विदाउट रिसोर्सेस, हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी बात किया था, उसके बगैर जो वहाँ की लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। यस, ये जो है रेजांगला पास की जो लड़ाई है, हमारे इतिहास में हम बोल सकते हैं सुवर्ण अक्षरों में लिखी गई लड़ाई है। इसकी ये बोल सकते हैं हम लोग फीचर ये है कि 120 भारतीय जवान चीनी सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, और ये जो यूनिट था उनको हेड करने वाले थे मेजर शैतान सिंह। सो वो उस टाइम पे उस जगह पे तैनात थे। जो कुमाऊं रेजिमेंट है हमारा, वहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट तैनात था, और चुसुल के पास ये जो रेजांगला पास है वो है, और चार्ली कंपनी के वो हेड थे मेजर शैतान सिंह। ये हुआ कैसे? 18 नवंबर की बात है, सुबह सुबह की 3:30 बजे, और ये जो लड़ाई शुरू हो चुकी थी तब तक। तो चीन जो है वो आगे बढ़ रहा था। तो सुबह सुबह 3:30 बजे की बात है, मतलब अंधेरा ही था। तो लाइट्स दिखी सोल्जर्स को कि कुछ लाइट्स आ रही है, पास में आ रही है, और वो धीरे धीरे जो रोशनी थी वो एकदम पास आ गई। तो शैतान सिंह ने बोला जब तक ये फायरिंग रेंज में आते नहीं है तब तक हम फायर नहीं करेंगे। फायर रेंज में आते ही हमारे भारतीय जवानों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, और कुछ देर बाद पता चला कि ये तो दुश्मन की चाल है। तो क्या चाल थी? तो चीनी सैनिकों ने अपने आगे जो है याक और घोड़े रखे और उनके गले में लालटेन लगवा दी। तो हमारे जवानों को ये लगा कि चीनी सैनिक आ रहे हैं, और फायरिंग शुरू की। ये जो चाइनीज ट्रूप आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने जानबूझ के चाल खेली थी, क्योंकि उनको पता था कि ये एरिया में भारतीय सेना कम संख्या में है, इनके पास गोला बारूद बंदूक हथियार कम संख्या में है। तो ये अगर हम गोलीबारी करेंगे तो अपने आप उनकी गोला बारूद जो है या गोलियां है वो खत्म हो जाएगी, और हम आसानी से इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दुश्मन को ये नहीं पता था कि भारत माँ के सपूत जो है, जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे, वो उनके साथ उनका पाला पड़ने वाला था। तो ये उनकी चाल थी। फिर मेजर शैतान सिंह को तब तक मैसेज मिल गया था कि कम से कम 2000 के लगभग चीनी सैनिक वहाँ है, और हमारे पास सिर्फ 120 जवान। तो उनको हमारे जो उस टाइम पे जो भी ऑफिसर्स रहे होंगे उन्होंने भी मैसेज किया, आप नीचे आ सकते हो तो आ जाओ, खाली कर दो पोस्ट। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने बोला मैं पोस्ट खाली नहीं करूँगा, और उन्होंने अपने साथ जो 120 जवान थे उनको पूछा कि जो मेरे साथ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गया नहीं, वो अपने पोजीशंस पे डटे रहे। फिर क्या हुआ? अभी शैतान सिंह ने यहाँ पे भी अपना दिमाग लगाया, दुश्मन के ऊपर फायरिंग करना है ये बोला, लेकिन जब तक फायरिंग नहीं करेंगे जब तक वो रेंज में नहीं आएंगे, गोलियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो वो कामयाब हो गई, दुश्मन थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन कितने देर तक, क्योंकि संख्या कम है, सब कुछ कम है। फिर चीनी जो है वो एकदम से फिर से अटैक करने लग गए। तो मेजर शैतान सिंह ने अपने जो सैनिक थे उनको बोला कि एक एक चीनी सैनिक को टारगेट करके मारो, और जैसे ही वो मारा जाता है उनकी बंदूक हथियार लो, और वही बंदूक से हम अटैक करेंगे। और वो करना उन्होंने शुरू किया। उस दौरान मेजर शैतान सिंह घायल हो गए,
उनको पहले हाथों में गोलियां लगी, बाद में उनके पेट में भी वो जो वो आता है ना, जब बम्बार्डिंग हो गया था तो वो कुछ पेट में चला गया था उनके, बुरी तरह से घायल थे। और एक एक करके हमारे सैनिक वहाँ घायल हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। लेकिन शैतान सिंह ने वो पोस्ट छोड़ी नहीं। उन्होंने अपने एक साथीदार से बोला तुम जाओ और मशीन गन लेकर आओ। वो मशीन गन लेकर आया। उन्होंने पैर हाथ में लगा था तो एक रस्सी बांधी और पैरों से, अब वो ट्रिगर पे ऊपर बांधा था रस्सी और वो पैरों से ट्रिगर चला रहे थे और वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और कुछ देर के बाद लड़ाई खत्म हो गई। ऐसा था कि उनके भी सैनिक मारे गए थे, हमारे भी सैनिक मारे गए थे। लेकिन बाद में ये जो था, इतनी ऊंचाई पे लगभग 14,000 फीट की जो ऊंचाई है, वहाँ पे ये लड़ रहे थे जहाँ पे कोई मदद की संभावना नहीं थी। सब शांत हो गया और वो एरिया को नो मैंस एरिया डिक्लेयर हो गया। तो पता नहीं था कि ये लोग कहाँ हैं। फिर जैसे ही लड़ाई खत्म होने के बाद सब लोग उनको ढूंढने लग गए कि ये लोग कहाँ हैं। तो आपको आश्चर्य होगा मधु मैडम, इनकी डेड बॉडीज मिली है जो लोग वहाँ शहीद हुए। आई थिंक 120 में से 5 लोग जो है वो 114 हाँ 114 लोगों की डेड बॉडी मिली थी। 5 लोग शायद पकड़े गए थे, हाँ। घायल थे कुछ एक दो में उसमें से। तो वो जो डेड बॉडीज मिली है बर्फ के नीचे दबी हुई थी और किसी के हाथ में बंदूक ऐसी की ऐसी थी, किसी के हाथ में बॉम्ब ऐसे के ऐसा था और वो फ्रीज हो चुके थे। और मेजर शैतान सिंह भी उसी कंडीशन में मिले, जो रस्सी बांधी हुई ट्रिगर पे वो पैर के साथ और आंख बिल्कुल दुश्मन की तरफ ताने हुए। और उनकी डेड बॉडी जब मिली है तो उनको फिर पूरे सम्मान के साथ लाया गया और बाद में मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो हमारे ये जो 120 सैनिक है उन्होंने मैक्सिमम नुकसान रेजलांग की लड़ाई में चाइना को दिया है और चाइना ने वो एक्सेप्ट भी किया है। तो ये थी मेजर शैतान सिंह की कहानी, जिन्होंने अपनी जान देकर वो बॉर्डर रखी। और एक और मैं बात ऐड करना चाहती हूँ, जब सैनिक सब वो हो बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे तो उनके भी काफ़ी सारे सैनिक, जब इंडिया के बहुत सारे घायल हो गए थे तो उसमें से उन्होंने जो 2 सैनिक थे उनको भेजा वापस और उन्होंने बोला कि जाके कोई तो बताए कि हम लोग यहाँ पे लड़े और ये प्रॉब्लम है यहाँ पे करके। तो उन्होंने जब वो 2 सैनिक को भेजा, उसके बाद ऐसे बोला जाता है कि ये 2 सैनिक की बात किसी ने मानी नहीं। उन्होंने बोला नहीं, वो लोग सब भाग गए होंगे। और जब एक कोई जो चराहा होता है ना, जब उनको ये जब सब बर्फ वहाँ पिघल गई थी बाद में तो तब मिले और बोलते हैं कि आप देखेंगे उनको तो ऐसा लगेगा कि वो अभी भी अगर कोई सामने आए तो उनको बंदूक से मारने के लिए तैयार, ऐसी पोजीशन में। हाँ, किसी के भी पीठ पे गोली के निशान नहीं थे, सबने गोलियां छाती पे और आगे थे निशान। ये था हमारे जाबाज का कारनामा और इसीलिए रेजलांग की लड़ाई जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। हमने देखा कि किस तरह से मेजर शैतान सिंह ने रेजलांग पास में लड़ाई लड़ी और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभी ऐसे ही एक जाबाज सिपाही की कहानी हम देखेंगे और उन्होंने भी अपना नाम जो है हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा। तो एक भारतीय राइफलमैन ऐसे लड़ रहा था कि चीनी सेना उसे पूरी फौज समझ रही थी या पूरी एक टुकड़ी समझ रही थी। और जैसे एक हम सुनते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ तब गोविंद सिंह नाम कहाऊ, ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है। ये पंक्तियां खड़ी करके दिखाई हमारे इंडियन आर्मी ने। और भारत के वो जो एक जाबाज सैनिक की बात जो हम आप कर रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र अभी किया नहीं है, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया है, उनका नाम है जसवंत सिंह रावत। 1962 के युद्ध में जो एक ऐसा पल था कि चीनी सैनिक बॉर्डर क्रॉस करके तवांग तक आ पहुंची थी
और उनका तो एक ही इरादा था कि तवांग एरिया भी अपने कब्जे में ले ले, और उन्होंने हमला बोल दिया। मगर उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना भारतीय सेना के एक ऐसे जवान से होने वाला था जो उनके लिए काल बनकर खड़ा था, जसवंत सिंह, जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों को अकेले सामना करते हुए वीरता की एक अनूठी कहानी लिख डाली। तो बात कैसी है कि सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने तवांग जिले के पास जो सेला पास है अभी, उस टॉप के ऊपर धावा बोल दिया। मौके पर तैनात इनका यूनिट था जसवंत सिंह रावत का, गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी में ये उस टाइम पे कार्यरत थे। और 17 नवंबर को शुरू हुई ये लड़ाई अगले 72 घंटे तक लगातार जारी रही। उन्होंने अपनी विशेष योजना से अकेले ही करीब 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। तो ये तो उनका कारनामा है। तो कैसे किया? 14,000 15,000 फीट ऊंचाई पर ये युद्ध लड़ा गया। हिमालय की जो सीमा पार करके चीनी सैनिक आए थे अरुणाचल प्रदेश में, और हम सबको पता है सैनिक कम थे, संसाधनों की भी कमी थी, और फिर उनको मैसेज दिया गया कि आप वो जो चौकी है, पोजीशन है, पोस्ट है, उसको छोड़ के नीचे आ सकते हो। और फिर से वही बात है कि हमारे सैनिक तैयार नहीं थे, हम बोले कि नहीं हम लड़ेंगे। जसवंत सिंह वहाँ अपनी यूनिट के साथ लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे, लेकिन जैसे ही उनके जो साथीदार थे वो मारे गए तो वो अकेले रह गए थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मेनपा नाम की जो जनजाति है, उनके कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली 2 लड़कियां जिनका नाम है नूरा और सेला, इनकी मदद से एक प्लान बनाया और 3 अलग अलग पॉइंट्स, पोजीशंस बनाए, और वहाँ पे उन्होंने मशीन गन और ये सब टैंक रख दिए। ये उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि चीनी सैनिकों को ये लगे कि भारतीय सेना सैनिक जो है वो ज़्यादा संख्या में वहाँ पर है। तो ये नूरा और सेला की हेल्प से जसवंत सिंह अलग अलग जगह पे, अलग अलग पॉइंट पे जाके फायरिंग करते रहे। वो दोनों लड़कियां भी फायरिंग करती रही, और इसका उनको फायदा भी मिल रहा था। जो चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे वो थोड़ा पीछे हट रही थी। और नूरा और सेला के साथ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, और गांव वालों का भी उनको थोड़ा सपोर्ट रहा। लेकिन क्या हुआ कि जब ये 72 घंटे लगातार लड़ रहे थे, उसी बीच में उनको खाना देने वाला या कुछ सामान देने वाला एक जो बंदा था वो चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। और जैसे ही उसको पकड़ा, उसने सारा कुछ बता दिया कि ये सब क्या प्लान इन्होंने बनाया है। और ये चारों तरफ से फिर घेर लिए गए और उनके ऊपर अटैक शुरू हुए। और उस अटैक के दौरान सेला मारी गई, नूरा को उन्होंने जिंदा पकड़ लिया, और जसवंत सिंह को पकड़ने वाले थे। लेकिन जसवंत सिंह को ऐसा लगा कि ये मुझे पकड़ लेंगे और युद्धबंदी बना लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि चीनी सैनिक आने के पहले ही उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। तो ये हुआ। फिर चीनी सैनिक अंदर आए। चीनी सैनिक का जो कमांडर था उसको इतना गुस्सा आया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तबाही अकेले जसवंत सिंह ने की थी। तो उसने क्या किया कि उनका सिर काटकर वो लेकर गए। लेकिन बाद में चीनी सेना ने भी जसवंत सिंह की जो पराक्रम है उनको सम्मान देते हुए उनका सिर लौटा दिया, और उनका एक पीतल से बनाया हुआ स्टैचू बस उनको वापस किया। और चीनी सेना ने भी माना उनका पराक्रम जो है, वो पराक्रम उन्होंने भी माना। जिस चौकी पर ये लड़ाई हुई और जसवंत सिंह जो है वो आखिरी लड़ाई लड़ते रहे, वहाँ उस चौकी को उनके नाम दिया गया है। उसका नाम है जसवंतगढ़। तो ये जसवंतगढ़ आज भी वहाँ है। सेला पॉइंट वहाँ पे बनाया हुआ है जहाँ पे सेला मारी गई थी। और इस तरह से ये जो लड़ाई है तवांग के पास, वो लड़ाई 1962 में एक बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई मानी जाती है। यहाँ पे एक और दिलचस्प बात, जो इंटरेस्टिंग बात जो है वो बताना चाहूँगी कि जसवंत सिंह मारे जाने के बाद भी उनको स्वर्गीय नहीं बोला जाता। क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगी ये वीडियो के द्वारा। उनको सुबह 4:30 बजे
बेड टी दी जाती है, 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। जिस स्थान पर जसवंत सिंह ने मोर्चा संभाला था, वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। वहां पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई है। इस रास्ते से गुजरने वाले चाहे कोई भी हो, जनरल हो या जवान, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। वह भारतीय सेना के अकेले सैनिक है जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुए। नेफा की जनता जसवंत सिंह रावत को देवता के रूप में पूजती है। उनके सम्मान में जसवंतगढ़ भी बनाया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। शहीद होने के बाद भी प्रमोशन होता तो है ही, और घर जाने के लिए छुट्टी मिलती है। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले जाते हैं। और जब छुट्टी समाप्त होती है तो उनके चित्रों को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। माना जाता है कि वह आज भी भारतीय सैनिकों को मार्गदर्शन करते हैं और वे ड्यूटी पर है। जैसे हमने आपको बताया था कि 28 अक्टूबर को वॉर इंडिया चाइना ने अटैक किया दोनों फ्रंट पे इंडिया के, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। और 24 अक्टूबर तक चाइना ने दोनों तरफ से बॉर्डर के अंदर घुस के ऑक्यूपाई कर लिया था। और उनने ये बहुत स्ट्रैटेजिकली किया था। और देखिए, उनने जैसे ही वो बॉर्डर ऑक्यूपाई कर लिया, उनने वॉर को रोक दिया। और जाओ ने फिर पंडित नेहरू को कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि उन्हें लिखा उनको, और उन्होंने बोला कि हम नेगोशिएट करेंगे आपके साथ, और हमारी 4 डिमांडें हैं, आप मान लीजिए। हाँ। तो हम विल स्टॉप द वॉर करके। फिर उनकी डिमांड क्या थी? एक था कि बाउंड्री रीसेटलमेंट करेंगे, जो बाउंड्री हम मानते हैं डिस्प्यूट एरिया, उसको रीसेटलमेंट करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला जो LAC है, अभी जो LAC वो LAC मानते हैं, उससे 20 किलोमीटर दूर दोनों पार्टीज को, इंडिया और चाइना को विथड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ। और थर्ड था कि उनने बोला कि सिक्किम का नेफा एरिया है, हाँ, वहां से उनको कुछ नहीं चाहिए, वहां से वो पूरा विथड्रॉ कर लेंगे। और चौथा था उनका अक्सर चीन में, जो हमने जो अक्सर चीन के अंदर उनने ऑलरेडी इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया है, वो हमको चाहिए। राइट। उनने ऐसे ये प्रपोजल रखा। प्रपोजल उन्होंने बोला कि डिमांड्स रखी, नॉट प्रपोजल, ने डिमांड रखा। ये बात जब हुई 24 अक्टूबर को, तो पंडित नेहरू ने 27 अक्टूबर को उनने रिप्लाई दिया ये लेटर का। और उन्होंने बोला कि उनने सजेस्ट किया कि हम आपसे फ्रेंडली और पीसफुल रिलेशन चाहते हैं। और उनने प्रस्ताव रखा उनके सामने कि हम फ्रेंडली पीसफुल रिलेशनशिप रखेंगे। और चाइना को कहा कि जो भी प्रीवियस बॉर्डर था ये लड़ाई से पहले, आप विथड्रॉ कर लीजिए, आप रिटर्न हो जाइए उसमें, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। तो जाओ ने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर। और फिर 14 नवंबर को वापस लड़ाई चाइना ने इंडिया के साथ वापस लड़ाई स्टार्ट करी। और 19 नवंबर को देखिए उन्होंने कितना स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है कि 19 नवंबर को, हमने आपको बताया था कि 1959 में उन्होंने एक मैप रिलीज किया है और उसमें उन्होंने बोला है कि ये बॉर्डर हमारा है करके। उनने उतना बॉर्डर तक पूरे वो आ गए। और आने के बाद जब वो बॉर्डर उनने उतना पूरे बॉर्डर पे आ गए, उसके बाद उनने वॉर स्टॉप किया। और 21 को उन्होंने बोला कि अब हम सीज फायर डिक्लेयर करें। जब तक उनको जो मिल गया, उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। उनको जो चाइना में उन्होंने जो बॉर्डर बनाई थी उनको उतनी मिल गई। फिर उन्होंने बोला अब हम सीज फायर कर रहे हैं। तो अक्साई चीन की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर उनने अक्साई चीन में कब्जा कर लिया था। और ये अभी चाइना का हो गया।
और आज भी दोनों देश के बीच में ये Disputes है। डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है, जो ऑक्साइचिन हम जिसको तो डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। वॉर के बाद इंडिया ने जो फॉरवर्ड पॉलिसी आई थी बनाई थी, उसको अबैंडन कर दी। उन्होंने बोला कि ये पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट करती है। और ऑफ कोर्स इसका ये वॉर का रिजल्ट हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो जहाँ पे सीज फायर हुआ था 19 अक्टूबर को 19 नवंबर को 1962 में, वो उसको अब हम एलईसी मानते हैं। Yes. अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये रिजल्ट निकला। ये तो सब हमने काफ़ी सारा आपको पॉलिटिकल साइड बताया है, पर इससे बहुत सारे लोग भी इफेक्ट हुए हैं। और इस वॉर में चाइना ने इंडिया का भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और की है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक आसाम में जो तिब्बत, साउथ तिब्बत जो था, उससे लगकर जो बॉर्डर से लगकर थोड़े से दूर, बॉर्डर से लगकर कुछ 20 किलोमीटर बॉर्डर से मिसामारी जो है वो बॉर्डर से लग के है। उसके बाद तेजपुर है। जब चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था तो वहाँ के लोग ने सब पूरा इवैक्यूएट कर दिया था। और वहाँ एसबीआई बैंक, आई थिंक आई एम करेक्ट, एसबीआई बैंक था वो सब। और उन्होंने रातों रात सब नोट निकाले, क्योंकि वो लेके तो जा नहीं सकते थे, उनने सब नोट जला दिए। और फिर उन्होंने सोचा कॉइन का क्या करें, तो उन्होंने कॉइन्स को बोरी में भरा और जाके तालाब में फेंक दिया। ऐसा किया और लोगों ने रातों रात अपने घर खाली किए और ब्रह्मपुत्रा रिवर क्रॉस करके, वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे बोट आने का, और उन लोग ने सब ने ब्रह्मपुत्रा रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ आए। ऑफ कोर्स दे डिड नॉट कम ऑल द वे टू द विलेज चाइनीज, तो दे वेंट बैक टू दैट विलेज एंड दे वर, बट ये सब नुकसान लोगों का हुआ था। तो मैडम आप भी कुछ बताइए, आपको जो याद आ रहा है। देखो, ये जो वॉर हमारे लिए है वो आज भी हमारे आत्मा या हमारे मन पे एक बोझ की तरह है। हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हमने बहुत बड़े हार का सामना किया है उसमें। और हजारों सैनिक हमारे शहीद हुए, मारे गए हैं। मोर देन 1383 सोल्जर्स शहीद हुए। उसके साथ साथ 1700 मिसिंग रहे, मिले ही नहीं, कहाँ गए। जैसे हमने देखा कि शैतान सिंह की बॉडी भी बाद में मिली थी, तो कितने ऐसे सैनिक होंगे वो दब गए होंगे, मिसिंग रहे। फिर 4000 लगभग हमारे इंडियन सोल्जर्स चाइना ने युद्ध बंदी बनाए थे और काफ़ी उनको टॉर्चर किया है। काफ़ी सारी स्टोरीज हमने पढ़ी है उनके बारे में, जो एक तरह से उल्लंघन था, जो नहीं करना चाहिए। फिर एरिया भी, बॉर्डर हमारी जो है काफ़ी सारी उन्होंने कैप्चर की। काफ़ी सारे ऑफिसर्स, कमांडर्स, सोल्जर्स, इन्होंने शहादत दी हमारे देश को बचाने के लिए बहुत। और ये युद्ध हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इसका कारण ये है कि युद्ध हमें बहुत कुछ सिखा कर गया। और मधु मैडम, हमारा बैड लक बोल सकते हैं, हमारी पड़ोसी कभी भी हमारे काम नहीं आते, हमेशा धोखा देते रहते हैं। माना जाता है हमारे कल्चर में कि हमेशा एक अगर आवाज़ दे तो पड़ोसी काम पे आता है, हमारे पड़ोसी नहीं आते हैं। तो क्या लेसन्स हमने सीखे, ये आप मुझे बताएंगे। आप हमने आपको अभी ये दो जो एपिसोड दिखाए हैं, साइनो इंडिया वॉर 1962 के, ये 1962 साइनो इंडिया वॉर का हमने जो हम इंडिया के लिए ये पहला मिलिट्री वॉर था, जिसकी तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। हमारा मकसद ये था कि इसमें जो हमने जानकारी हमें मिली है, हमने ढूंढी है, वो हम आपके साथ शेयर करें। जो लोग वाकिफ नहीं हैं ये इन्फॉर्मेशन से, उनके साथ उनको जाने ये इन्फॉर्मेशन को। ये वॉर इंडिया के लिए एक बहुत भयानक वॉर रहा है, साबित हुआ है। इस वॉर में इंडियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो पूरे देश के लिए एक बहुत सारे लेसन्स, जो चैलेंजेस, मिस्टेक्स जिससे भी हैं, हमें बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। इसमें एक 3-4 इम्पॉर्टेंट लेसन मिले हैं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एसेंशियल।
एक कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, एक कंट्री को नेशनल सुपर पावर बनाने के लिए। हमने कॉर्डियल रिलेशनशिप और हेल्दी डिप्लोमेसी पे ज़्यादा जोर दिया था। डिप्लोमेसी इज इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लेटर में नेहरू जी को लिखा था कि कम्युनिकेशन नेटवर्क आपके लिए देश चलाने के लिए की है करके। और वही निकला कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए है, मिलिट्री फोर्स को, आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क सेकंड पॉइंट था। थर्ड था हमारा स्ट्रॉन्ग फॉरेन अलायंस। ये माना जाता है कि ना यूएस, अमेरिका और यूके दोनों हमारी मदद के लिए नहीं आए थे 1962 में, ऐसा माना जाता है। तो हमें अपने अलायंसेस दूसरे कंट्रीज के साथ इतने स्ट्रॉन्ग बना के रखने चाहिए कि फ्यूचर बैटल्स में वो हम आइसोलेट नहीं हो जाए, हमारी मदद के लिए कोई ना कोई आए। ये 3 इम्पॉर्टेंट सीख हैं जो हमें इस वॉर से मिली हैं। और आप ये भी देखेंगे कि 1962 का जो वॉर है उसके बाद इंडिया ने बहुत ये जो मुद्दे थे इन सब पे अग्रेसिवली काम किया है। और हमको मालूम है क्योंकि आज इंडिया का जो आर्म फोर्सेस है वो दुनिया के टॉप 5 में माना जाता है, एक्चुअली 4th प्लेस पर है। तो इंडिया के टॉप में गिना जाता है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इंडिया कहाँ से आज कहाँ पहुंचा है। इसके साथ ही हम हमारा एक और ऐड करना चाहूँगी। आपने ये कंट्री के लिए बताया, लेकिन अगर हम लोग सोल्जर्स की बात करते हैं तो हम पर्सनली इंडिविजुअली भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तो है जिस जज्बे के साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे, नेवर गिव अप, ये एक लेसन हो सकता है। और दूसरा ये है कि देश पहले उन्होंने अपना माना, जगह नहीं छोड़ी, पोस्ट नहीं छोड़ी, अपनी जान दे दी। तो वो हम सीख सकते हैं। पैट्रियोटिज्म की जब बात आती है, नारे लगाकर पैट्रियोटिज्म साबित नहीं करा जा सकता, वो करके दिखाना पड़ता है, तो वो हम सीख सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो सभी के लिए है वो ये है कि देश से प्यार करना। तो ये पर्सनली हम बोल सकते हैं, हम सीख सकते हैं। हाँ, यस। तो हमने आपके साथ 2 पार्ट्स में ये वॉर को डिस्कस किया, जो हमने पढ़ा वो आपके साथ शेयर किया। तो अभी हम जो नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ बात करेंगे वो भी कुछ ऐसा होगा जिसने हमारे भारत की तस्वीर बदल दी। तो लेकिन उसके पहले हम कुछ कहना चाहेंगे आपसे, मधु मैडम। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलिए। यस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। खुले आसमान में शान से हमारा तिरंगा लहराता, आओ सुनाए आपको हमारी अनोखी अमृत गाथा। अभी तो बस अंगड़ाई ही है, आगे मंजिले और भी बाकी है। कई लड़ाइयाँ जीते थे हम और अब कई लड़ाइयाँ बाकी है। उठो जागो और चलते रहो जब तक विश्व गुरु का ना हो मान। सुदृढ़ सुरक्षित आत्मनिर्भर बने, करेंगे मुट्ठी में ये आसमां।